ऑलराइट, तो हम लोगों ने कल वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट किया था। वेक्टर ऑपरेशंस में हमने पहला बेसिक ऑपरेशन देखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, और ये बहुत सिंपल था। इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक वेक्टर लिया था और उस वेक्टर का नाम था पी बार। अब हम इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एस से। तो जब आप एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ अ स्केलर यू गेट अ न्यू वेक्टर, और ये जो नया वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन होता है अलोंग पी बार, बट उसका मैग्नीट्यूड होता है एस टाइम्स ऑफ पी बार। क्योंकि मैंने एक एस मतलब स्केलर मतलब नंबर से मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर को, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई किया है। और नंबर से मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, इसलिए उसका लेंथ जो है वो बढ़ गया। तो क्यू बार इज इक्वल टू एस पी बार, ये नया वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 2.3.2 में हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली मैं इस टॉपिक को सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर बोलूँगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है बेसिकली। तो यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जैसे कि हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम टाइप के वेक्टर्स का ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड कर सकते हो, और फोर्स और फोर्स को ही ऐड कर सकते हो। आप वेलोसिटी और वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हो, आप वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो सेम क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। लेट अस से हमने एक वेक्टर ले लिया ए बी, इसको कुछ नाम दे देते हैं, सम नेम, लेट अस से ए बार, राइट। या फिर लेट अस जस्ट से इट इज सम वेक्टर पी बार, जिसका लेंथ है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। मैंने लेंथ यूज किया है यहाँ पे वर्ड, क्योंकि ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहा हूँ मैं इसके लिए। तो मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास और एक वेक्टर है, हम लोग उसको बोल देते हैं बी सी वेक्टर। इसका लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड है 7 सेंटीमीटर क्यू बार, राइट। तो हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों वेक्टर सेम टाइप के हो। यहाँ पे दोनों वेक्टर जो है वो सेम टाइप के, दोनों डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों का एडिशन मुझे क्या देगा, दोनों का एडिशन मुझे एक नया वेक्टर देगा जो ए से स्टार्ट होगा और सी पे ख़त्म होगा। तो दिस विल बी अ न्यू वेक्टर, लेट अस से रिजल्टेंट वेक्टर आर बार विच विल बी पी बार प्लस क्यू बार। बहुत सिंपल सा आइडिया था। अब जो हमको समझा है, हमको क्या समझा है वो लिखना है। तो ऐसा ही फिजिक्स इजी होता है, जो आपको समझा है वो लिखना है। हमको क्या समझा है, हमने क्या किया है यहाँ पे। हमने पहली बात तो दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। कब कर सकते हैं, जब दोनों सेम क्वांटिटीज डिस्क्राइब कर रहे होंगे तब। और ये दो वेक्टर को ऐड करने से क्या मिला, ये दो वेक्टर को ऐड करने से हमको एक नया वेक्टर मिला जिसका इफेक्ट, राइट। सो एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप gives rise to a single vector, ये सिंगल वेक्टर था, which produces same effect as that of A and B, P and Q in this case, P bar and Q bar combined together। तो जो हमको समझा लिख लेंगे। So the addition or subtraction of two or more vectors of the same type
एंड सेम टाइप मैंने आपको बताया मतलब क्या, दैट इज डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, right, gives rise to a single vector, gives rise to a single vector which produces the same effect, the same effect as that of, as that of what, as that of, या फिर आप बोल सकते हो which produces the same effect or same net effect as that of the vectors together, the vectors together. लिखने का तरीका अपना अपना होता है. which produces net effect, ऐसा ही बोल सकते हो, which produces net effect as that of vectors together. So it depends on how do you want to write. कोई आप तो मार्क्स इसलिए नहीं डिडक्ट कर सकता क्योंकि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, अपनी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपके बुक में है वैसे का वैसा लिखना है हम लोगों ने. तो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया, एग्जाम्पल कंसिडर P bar and Q bar as shown in diagram. P bar and Q bar both represents क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट. both represents displacement in the same direction, and hence the sum of, addition of P bar and Q bar is a single vector R bar, is a single vector R bar such that R bar का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा, such that the magnitude of R bar is P bar magnitude plus Q bar magnitude, या फिर ऐसे लिख सकते हो R equal to P plus Q. तो हमने दो वेक्टर को ऐड किया, तीसरा वेक्टर मिला R bar, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एडिशन है, बस इतना ही. दूसरा, R bar has same direction as that of P bar and Q bar, as that of P bar and Q bar, right. सेम डायरेक्शन क्यों आया, क्योंकि P bar और Q bar दोनों का डायरेक्शन सेम था इसके लिए. इसका मतलब ये भी है कि आप बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, राइट. सो हमारे इस केस में P bar एंड Q bar जो थे सेम डायरेक्शन, मतलब क्या था कि वो पैरेलल वेक्टर्स थे. तो इजी है, बहुत इजी था ये केस, इट्स नथिंग. अगर एंटी पैरेलल रहे तो क्या, राइट, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो क्या, तो यहाँ पे P बार और Q बार क्या थे, पैरेलल वेक्टर्स थे. तो कंसीडर P बार एंड Q बार एज शोन इन डायग्राम. P बार एंड Q बार आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब हैव सेम डायरेक्शन. पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है दोनों का, राइट. अब सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, बेसिकली सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ही होता है, राइट. वेक्टर्स में तो कम से कम वही होता है, एक्चुअली वैसा ही होता है वो. अगर हमारे पास अब दो वेक्टर है, मैं वापस से वही दो वेक्टर ले रहा हूँ, ए बी, जिसका हमने 5 सेंटीमीटर का लेंथ लिया था, इसका P बार बोला था हमने, राइट. और एक दूसरा वेक्टर लेता हूँ, लेट अस से I can take another vector Q bar which is, you can say BC, तो Q बार बोल दो, इसका 2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो. जरूरी नहीं है आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है हर बार, तो फॉर योर कन्वीनियंस मैं चेंज कर देता हूँ.
हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेके बोर हो गए, तो हम लोग बोलते हैं 11 न्यूटन का F1 वेक्टर है, राइट। 11 न्यूटन का F1 वेक्टर है, फोर्स, फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स। और एक मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं BC वेक्टर, और इसका मैं मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ 5 न्यूटन है, करेक्ट। अब ये दोनों एंटी पैरेलल है, F1 बार एंड F2 बार आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। F1 का मैग्नीट्यूड 11 है और F2 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो इस केस में इजी है, आप जब इसको ऐड करोगे, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ F1 बार एंड F2 बार हैज मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट। मैं पहले तो मान लेता हूँ कि रिजल्टेंट जो है F1 और F2 का, उसको हम लोग नाम दे देंगे कुछ, लेट अस से F बार, ओके। So let the resultant of F1 bar and F2 bar be capital F। दो वेक्टर्स है हमारे पास, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, और जैसे आपने रिजल्टेंट डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया था हमने रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is a single vector such that it produces the same effect as that of both vectors together। सिंपल चीज था। तो रिजल्टेंट F बार आया F1 और F2 का, राइट। F बार हैज द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो नया वेक्टर बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। सो F बार हैज द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर, ऑफ द बिगर वेक्टर। बिगर वेक्टर कौन सा है? F1 बार। एंड मैग्नीट्यूड, and magnitude of F bar is given by, देखो डायरेक्शन तो मिल गया हमको, जो वेक्टर बड़ा है उसका डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको इसका, बट फिलहाल याद रखने के लिए जो बड़ा वेक्टर है उसका डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। पर मैग्नीट्यूड का क्या? डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? तो इजी है, मैग्नीट्यूड ऑफ F बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बार माइनस F2 बार का मॉड, राइट। तो हमने क्या किया, हमने F1 और F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और उसका भी मॉड ले लिया। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद, F बार जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों का मॉड। ऐसा क्यों, आगे समझाता हूँ मैं। या फिर आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू सिंपली F1 माइनस F2 मॉड, राइट। अब मॉड क्यों लेना है? मॉड इसके लिए लेना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि F बार का डायरेक्शन क्या है। F बार का डायरेक्शन है ऑफ द बिगर वेक्टर, राइट। तो अभी अगर मैंने ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस मैंने नहीं लिखा होता तो फिर मैं मॉड नहीं लेता, तो मैं क्या करता, सीधे सीधा F बार इक्वल टू F1 बार माइनस F2 बार लेता, राइट। F1 बार कितना है? 11 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो 11 आई कैप माइनस माइनस सेकेंड वेक्टर जो है आपका F2 बार, वो क्या है? 5 न्यूटन, राइट, करेक्ट। कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है वो, आई मीन व्हाट हैपेंस इज, क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट आप ये सोच के चल रहे हो कि ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन मैं इसके लिए आपको पहले से ही बोल रहा था कि सब्ट्रैक्शन इज एडिशन बेसिकली। तो उस केस में क्या था ना कि मैं F1 बार प्लस F2 बार लिखता, फिर मैं बोलता 11 आई कैप, क्योंकि F1 बार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और फिर मैं लिखता माइनस 5 आई कैप। माइनस क्यों आया? क्योंकि F2 बार नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ पे आप माइनस लिख देते पहले से ही, F1 माइनस F2 कर देते, तो फिर माइनस ऑफ माइनस हो जाता वहाँ पे। तो फिजिक्स में स्पेसिफिकली जब आप मैथमेटिक्स
इन्वॉल्व करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये जम्बलिंग क्यों नहीं करते, हम लोग डायरेक्शन अलग से क्यों बताते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड अलग से क्यों बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि ये गड़बड़ होती है प्लस माइनस साइन की, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा दोनों चीज़ें अलग से बताओ। आप बोल दो कि जब मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हम लोग एक्चुअली सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है बेसिकली, राइट। तो जब आप दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एडिशन करते हो तो जो रिजल्टेंट मिलता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो बड़ा वेक्टर होगा, इस केस में F1 बार, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ F1 माइनस F2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा आपको समझना है और याद रखना है। मैं वापस क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत क्विकली, बहुत इजी केस है। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है ना। दोनों वेक्टर का जब पी बार और क्यू बार का डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों को ऐड करूंगा तो डायरेक्शन नए वेक्टर, जो नया वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं था। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा आर बार का, सिंपल पी प्लस क्यू, राइट, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उस केस में आप डायरेक्शन लेते हो बड़े वेक्टर का, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो बड़े वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बड़ा यहाँ पे कौन सा है, F1 बार। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन का मॉड वैल्यू, बस, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, खत्म, राइट। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से शुरू होती है। तो ऐसे समझ लो कि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ JEE नीट प्रिपरेशन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, राइट, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा हमको 2.3.3 ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक एक वर्ड अच्छे से सुन लो, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप एक एक वर्ड अच्छे से सुन रहे हो तो आपको वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आइडिया क्या है, आइडिया बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने अभी तक किसको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स को। मतलब हम अज्यूम करके चल रहे थे कि हमारे पास जो दो वेक्टर थे, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया है, इसको ए बार नाम देता हूँ, लेट अस से पी क्यू, और जो दूसरा वेक्टर था बी बार, वो या तो सेम डायरेक्शन में था या तो अपोजिट था। पर रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है, मतलब ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, पर हमेशा ऐसा होगा वी कैनॉट से। ऐसा हो सकता है ना कि ए बार का डायरेक्शन अलग है और बी बार का डायरेक्शन अलग है, राइट। लेट अस से दिस बी बार इज आर एस फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये दोनों वेक्टर जो है ये सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, राइट, करेक्ट। अब वेक्टर्स का ऐसा है, देखो वेक्टर के पास दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। अब जब तक मैं मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं तब तक वेक्टर में चेंज नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट starting from origin along positive x direction is 10 meter, मतलब 10 I cap, राइट, 10 I cap, ओके। अब ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है, ये रेसिंग ट्रैक है, या फिर मैं हॉरिजॉन्टल रेसिंग ट्रैक लेता हूँ, ये रेसिंग ट्रैक है हमारे पास। अब एक एथलीट पहले ट्रैक पे भाग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, या फिर दूसरे ट्रैक पे भाग रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट, या तो तीसरे ट्रैक पे भाग रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहीं और भाग रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है, राइट, करेक्ट।
इसका मतलब क्या होता है कि मैं ए वेक्टर को यहाँ भी दिखा सकता हूँ, मैं ए वेक्टर को यहाँ भी दिखा सकता हूँ, मैं ए वेक्टर को यहाँ भी दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। राइट, क्यों दिखा सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, हमने ए बार का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, हमने ए बार का डायरेक्शन चेंज नहीं किया। मतलब मेरे पास कोई भी एक वेक्टर होगा ना ए बार, उसको मैं कहीं पे भी पैरेलली लेके जा सकता हूँ। सो अ वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल, उसको कहीं भी आप पैरेलली लेके जा सकते हो। क्यों लेके जा सकते हो? क्योंकि आप जब पैरेलली लेके जा सकते हो, मतलब जब आप पैरेलली ले जा रहे हो, जब आप वेक्टर को पैरेलली मूव कर रहे हो, तब आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तब आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमेशा ये ईस्ट में ही पॉइंट कर रहा है। तो आई कैन मूव एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, the vector doesn't change because we are not changing either magnitude or direction। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये बेसिकली दो तीन टॉपिक को एक ही बना देता है। जो स्टेटमेंट मैंने बोला, यू कैन मूव अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज इट डजंट चेंज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अब इसका एप्लीकेशन आपको समझेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम मैंने आपको बताई है, ए बार विच इज पी क्यू, बी बार विच इज आर एस, मैं ऐसा करूंगा, मैं बी बार को पैरेलली मूव करते 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 यहाँ पे लेके आ गया। राइट, मैं इसको बोल देता हूँ आर पॉइंट, एस पॉइंट और बी बार। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर थे सेम टाइप के, राइट, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं था, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं था। जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहाँ पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, वो भी नहीं था। पर हमको रिजल्टेंट चाहिए था। फिर हमने क्या किया, सेकेंड वेक्टर को पैरेलली मूव करते गए। कब तक पैरेलली मूव किया? जब तक सेकेंड वेक्टर का टेल, टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जब तक सेकेंड वेक्टर मतलब बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड तक नहीं पहुंच गया। राइट, ए वेक्टर का हेड मतलब वो जो एरो हेड निकालते हो, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर। या फिर अदर लैंग्वेज में बोलने जाओ तो ऐसा बोल सकते हो, बी स्टार्ट्स वेयर ए एंड्स। राइट, अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाओ, राइट, अभी आपको समझेगा बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत सिंपल करके बोलूंगा मैं ये। हमारे पास दो वेक्टर है ना, ए बार और बी बार, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। रियल लाइफ में आ जाओ आप, मैंने कल भी बताया था ये एग्जाम्पल, परसों भी बताया था मैंने पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, क्यू तक गया, फिर क्यू से मैं टर्न लेके एस की तरफ चले गया और एस तक मैं पहुंच गया। तो फाइनली मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा? फाइनली मैं तो पी से एस तक ही पहुंचा हूँ। राइट, ओके। तो फाइनली हम लोग, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, फाइनली हम लोग पी से लेके एस तक पहुंच गए। राइट, और रिजल्टेंट वेक्टर भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया था। तो ये हो गया आपका आर बार रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए बार प्लस बी बार। इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है। अब बोलने का तरीका अलग होता है तो मैं आपको वो अलग तरीका, मतलब जो टेक्स्ट बुक का वे है वो बता देता हूँ, थेरोटिकल वे है। अभी आपने देखा हमने क्या किया था, हमने ट्राइंगल को कंप्लीट किया था, मतलब पहले ट्राइंगल इनकम्प्लीट था, राइट, तो हमने कंप्लीट किया था। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी, कि ये जो दो वेक्टर है ए बार और बी बार, ये दोनों वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है ये। हमने पहले इनकम्प्लीट ट्राइंगल लिया, बाद में कंप्लीट किया, राइट। और हमारा और एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो दो वेक्टर्स है, ये ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बनाना है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? मैं एक बार लिख देता हूँ स्टेटमेंट, फिर आपको समझ जाएगा। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है? बहुत इजी है, राइट। इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स, हमारे केस में वो दो वेक्टर थे ए बार एंड बी बार। इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, ये दो वेक्टर क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। if two vectors a bar and b bar describing the same physical quantities, describing the same physical quantities,
रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं लोग, are basically these two are sides of an incomplete triangle. So if two vectors a bar and b bar describing the same physical quantities are represented by two sides of incomplete triangle, क्योंकि वो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं था, थर्ड साइड के बिना वो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होता है. टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ, मतलब ए बार खत्म हुआ, वहाँ पे बी बार स्टार्ट हुआ, तभी आप ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हो. When can we use triangle of vector addition? When second vector starts from the end point of first vector. Second vector ये पहले vector के end point से start होना चाहिए. So that's why we are writing like this. If two vectors a bar and b bar describing the same physical quantities are represented by two sides of incomplete triangle taken in order, then what? Then the resultant of these two vectors is represented by third side of triangle both in magnitude and direction. क्योंकि यहाँ पे जब मैं थर्ड साइड की बात कर रहा हूँ तो आई टोल्ड यू बेसिकली कि जो थर्ड साइड होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा. सो देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? थर्ड साइड स्टार्ट हुआ था पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और ख़त्म कहाँ हुआ था? सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट पे, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, तो आपको यही लिखना है. Then the resultant of these two vectors is represented by the third side of a triangle starting from head no, starting from tail, क्योंकि पहले वेक्टर का टेल है p. स्टार्टिंग फ्रॉम टेल, या फिर टेल याद नहीं रहा तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ या टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट कहाँ खत्म हुआ? हेड ऑफ. किसका हेड? सेकेंड वेक्टर का हेड, मतलब एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. राइट. तो बहुत इजी है ये, बहुत ही सिंपल है. मैं वापस बता रहा हूँ. हमारे पास दो वेक्टर थे, सेम टाइप के थे, लेकिन सेम डायरेक्शन नहीं था. इनको ऐड करना है. सेम टाइप के हैं इसलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं. हमने क्या किया, जहाँ पे ए बार खत्म हो रहा था वहाँ पे बी बार स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हमने बोला कि वेक्टर ही तो है, जब तक मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ पैरेलली. तो हमने वो बी वेक्टर को पैरेलली मूव करते गए. कब तक? जब तक बी वेक्टर का टेल, मतलब बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए वेक्टर के हेड, मतलब ए वेक्टर के एंड पॉइंट तक नहीं आया, मतलब ये जो रेड कलर में मैंने बताया है वहां तक नहीं पहुंचा, तब तक हम लोग मूव करते गए. उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि अब हमारे पास ये दो जो वेक्टर है, ये दो साइड्स हो गए किसके? इनकम्प्लीट ट्राइंगल के, राइट. तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? फिर रिजल्टेंट थर्ड साइड होगा. बहुत सिंपल था. तो अब इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? If two vectors describing the same physical quantities are represented in magnitude and direction, right? तो वो important है. If two vectors A and B describing the same physical quantities are represented by two sides of incomplete triangle taken in order, then the resultant of these two vectors is represented by third side. तो जो भी मैंने लिख के दिया है वो एक स्टेटमेंट हो गया. अल्टरनेट स्टेटमेंट भी बना सकते हो. अल्टीमेटली
हमको लिखना वही है जो हमको समझा है, तो यू कैन मेक अल्टरनेट स्टेटमेंट। अब अल्टरनेट स्टेटमेंट कैसे बनेगा? देर आर मोर देन टू वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। अल्टरनेट स्टेटमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो, इफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर क्या कर रहे थे? डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, describing the same physical quantity. If two vectors describing the same physical quantity are represented, कैसे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने? in magnitude and direction, by two sides of triangle, taken in order। टेकन इन ऑर्डर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताता है जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहाँ पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है, राइट। देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? थर्ड साइड। देन देयर रिजल्टेंट is represented by the third side both in magnitude and direction, is represented in magnitude and direction by the third side, of triangle, करेक्ट। लेकिन ये थर्ड साइड कहाँ से स्टार्ट होता है वो बताना पड़ेगा। by the third side of a triangle drawn from tail of first vector to the head of second vector। तो ये दो तरीके हो गए एक ही चीज को लिखने के, राइट, एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। बेसिकली हमको सिर्फ बोलना इतना था कि जो दो वेक्टर थे सेम टाइप के थे वो ट्राइंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और ये टेकन इन ऑर्डर है, मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहाँ दूसरा स्टार्ट होगा। रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड, और वो रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट होगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से और खत्म होगा हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। दैट्स इट, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, राइट। इंपॉर्टेंट नोट क्या था यहाँ पे? नोट ये था कि ये दोनों वेक्टर्स जो हमने लिए हैं दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो अब हम लोग लिख लेंगे फिर, ये जो मैंने लिया है डायग्राम हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देंगे। लेट ए बार एंड बी बार बी द टू वेक्टर्स describing same physical quantity, describing same physical quantity, A bar and B bar do not act in same direction। A bar and B bar, just a minute, A bar and B bar do not act in same direction। सेम डायरेक्शन नहीं है, दोनों का अलग अलग है, इसलिए तो ट्राइंगल लॉ की जरूरत पड़ गई हम लोगों को, राइट। हियर B bar starts from the head of A bar। Resultant of A bar and B bar is given by third side। Resultant of A bar and B bar, which are two sides of triangle, is given by R bar equal to A bar plus B bar, which is third side of triangle। ओके, तो इतना सिंपल चीज था, एक्सट्रीमली सिंपल चीज था। अब इसका यूज कहाँ पे? हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। हमने अभी तक मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, देखो मैं वापस समझा रहा हूँ एक बार। डिफरेंस क्या है? अगर ए बार और बी बार सेम डायरेक्शन में होते, राइट,
तो ना डायरेक्शन का चिंता था ना मैग्नीट्यूड का चिंता था, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपको डायरेक्टली आर इक्वल टू ए प्लस बी मिल जाएगा ना, और डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही था। लेकिन जब डायरेक्शन सेम नहीं होता है ना, हम्म, जब डायरेक्शन सेम नहीं होता है तो पहले तो डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, वो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब डायरेक्शन सेम नहीं होता ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बार आर बार का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए प्लस बी नहीं आता, इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। इसके लिए अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, इससे भी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, वो एक जो सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा है वो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, राइट। तो मैं मेरे घर से अगर निकला था, ए पॉइंट पे आया था, 10 मीटर डिस्टेंस था। पॉइंट को जो नाम देना है आप दे सकते हो, पी पॉइंट बोल दो। 10 मीटर डिस्टेंस था। फिर मैं पी से क्यू पे गया, और 15 मीटर डिस्टेंस था। तो टोटल आर का लेंथ हो गया 15 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन सेम था। लेकिन जब डायरेक्शन सेम नहीं होगा, तो ओ से पी 10 मीटर था, पी से क्यू 15 मीटर था। मतलब ए और बी बार का मैंने मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये आर डेफिनेटली 15 से कम आने वाला है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके। तो जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं होंगे, तो रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला हमको मिल गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। लेकिन हमने अभी तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं की, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो ये सिर्फ आपको बेसिक्स इतना पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज क्या है, कितना पावरफुल टूल है ये। हम लोग सीख रहे हैं, मतलब कुछ तो पावरफुल टूल होगा ना, राइट। तो आपने अगर 10th में, स्कूल में, जो भी बोर्ड होगा आपका, आपने सुना होगा कि वेक्टर, मतलब नॉट वेक्टर इन दैट केस, पर आपने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रूव समथिंग। सो ट्राइंगल लॉ कैन बी यूज्ड, triangle law of vector addition can be used to prove, first to show, first क्या, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब बहुत सिंपल है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब इतना सिंपल है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, पी बार एंड क्यू बार, राइट। सो for any two vectors p bar and q bar, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, पी बार प्लस क्यू बार करो, या फिर क्यू बार प्लस पी बार करो, एक ही चीज है। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की, हमने डायरेक्शन कभी माइंड ही नहीं किया। अब करना पड़ेगा ना, क्यों। देखो, 2 + 3 = 3 + 2 ऐसा लिख सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही। पर जब आप डायरेक्शन की बात करोगे, मतलब वेक्टर बनाओगे, तो पी बार प्लस क्यू बार, ये क्यू बार प्लस पी बार, ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर है तो प्रूव करो, अगर नहीं है तो प्रूव करो। जब दो वेक्टर्स का एडिशन पी बार प्लस क्यू बार और क्यू बार प्लस पी बार इक्वल होता है, तो हम लोग बोलते हैं दीज टू वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव, राइट। तो पी बार में क्यू ऐड करो, क्यू बार ऐड करो, या तो क्यू बार में पी बार ऐड करो, सेम आएगा। प्रूव कर देंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा केस था। आई विल प्रूव इट, बहुत, बिकॉज इट इज नथिंग। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो पी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ओ पॉइंट से, और वो खत्म हो रहा है ए पॉइंट पे।
फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको मिलेगा क्यू वेक्टर, करेक्ट। तो ये दो वेक्टर थे। पहले केस में मैं ऐसा प्रूव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी बार प्लस क्यू बार क्या आएगा, बाय वेक्टर लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमको पता है ना, अभी सीखा हमने। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग, यस क्यों कर सकते हैं, दो चीज़ें, जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, मतलब ए पॉइंट पे, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये दो वेक्टर ट्राइंगल, इनकम्प्लीट ट्राइंगल के दो साइड्स है क्या, यस है। टेकन इन ऑर्डर है क्या, यस है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकता हूँ, मतलब मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ओ से शुरू होके बी पे खत्म होगा। ये हो जाएगा आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू। ओके, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ, मतलब मैं क्यू बार में पी बार ऐड करके देखता हूँ क्या होता है, राइट। पर हम लोग क्यू बार में पी बार ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं ना। ट्राइंगल लॉ का रूल क्या बोलता है, आपको वो ये बोलता है कि पहला वेक्टर जहाँ पे खत्म होगा, दूसरे केस में पहला वेक्टर कौन सा है, क्यू, दूसरा वेक्टर कौन सा है, पी, बराबर। तो पहला वेक्टर मतलब क्यू बार जहाँ खत्म होगा, कहाँ खत्म हो रहा है, बी पॉइंट पे, वहां से सेकंड वेक्टर शुरू होना चाहिए, मतलब वहां से पी बार शुरू होना चाहिए। ऐसा है कि हमारे डायग्राम में ऐसा नहीं है, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने जो आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले, हमारे पास लग्जरी है वेक्टर को कहीं भी लेके जाने की, जब तक हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे। मतलब मैं ये क्यू वेक्टर को मैं शिफ्ट करते 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 यहाँ तक ला सकता हूँ, तो आई कैन मूव, मैं क्यू बार को मूव कर सकता हूँ, राइट। तो क्यू बार अभी ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहा है, और जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है उसको कुछ नाम दे देंगे हम लोग, वी कैन गिव एनी नेम, लेट अस से सी पॉइंट, राइट। सिमिलरली मैं पी बार को भी तो मूव कर सकता हूँ, अगर मैं क्यू को कर सकता हूँ तो पी को क्यों नहीं कर सकता, फिर पी को भी करते जाओ, तब तक जब तक पी बार क्यू बार के हेड से स्टार्ट नहीं होता। तो ये आ गया पी बार, करेक्ट। ओके, क्या अब हम लोग वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, यस। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि जहाँ पे क्यू बार खत्म हो रहा है, मतलब सी पॉइंट पे, वहां से पी बार स्टार्ट हो रहा है, यस। अब इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा, बेसिकली क्या है कि दिस इज अगेन अ ट्राइंगल लॉ बाय रूल, दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला, पी बार इज स्टार्टिंग वेयर क्यू बार इज एंडिंग। दूसरा, क्यू बार एंड पी बार आर टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड, मतलब ये मैं अभी रेड के ऊपर पिंक ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो इस केस में भी आपको सेम मिलने वाला है, ओके। थोड़ा क्लियर रखने के लिए, थोड़ा मैटर क्लियर रखने के लिए मैं डायग्राम सेपरेट ड्रॉ कर देता हूँ, just for the sake of convenience. So this is P bar, this is Q bar, point O, A and B. This will be your resultant here, R bar, which is P bar plus Q bar. और हमारे लास्ट केस में जो R bar आया था, Q bar प्लस P bar, वो लिखना रह गया था, तो वो भी लिख दिया अब यहाँ पे, ओके। दूसरे केस में हमने क्या किया था, हमने Q bar को शिफ्ट किया था, हमने क्यू बार को शिफ्ट किया था, ओ से स्टार्ट होगा, सी पे ख़त्म होगा, सी से स्टार्ट होगा पी बार और बी पे ख़त्म होगा। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो नया वेक्टर मिला क्यू बार प्लस पी बार, ये भी आर बार आया, और इन दोनों को मैंने सुपर इम्पोज, मतलब इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करके ये तीसरा डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है हमने। तो हमने इन शॉर्ट प्रूव क्या कर दिया, हमने प्रूव ये कर दिया कि पी बार प्लस क्यू बार करो या क्यू बार प्लस पी बार करो, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, मतलब एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है,
राइट। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अभी इसको सिर्फ आपको वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो we can write this. I'll call this diagram A, I'll call this diagram B and diagram C. Okay, and I'll start making notes. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स p बार एंड q बार, p बार प्लस q बार इक्वल टू q बार प्लस p बार, हमने बोल दिया है। तो फिगर ए शोज क्या दिखा रहा है ये आपको, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, इन टू डिफरेंट वेज, इन टू डिफरेंट वेज। पहला वे ये था p बार प्लस q बार इक्वल टू r बार विच इज ob बार। दूसरा वे ये था q बार प्लस b p बार इक्वल टू r बार विच इज अगेन ob बार, राइट। फिर हमने फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, और बाय द वे ये p बार प्लस q बार इक्वल टू r बार हमने शो किया है। ओके, जस्ट लिटिल बिट ऑफ करेक्ट लिखा था हमने, सिर्फ कंफ्यूजन ना हो। वो ऐसा दिख रहा था कि r बार अपॉन ओ बी बार है, वैसा नहीं था वो, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट कर दिया उसको मैंने, राइट। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 what we have proved is p bar plus q bar equal to q bar plus p bar। और इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायग्राम बी। सो दिस इज बेसिकली डायग्राम बी। ये जो है इक्वेशन 1 इज डायग्राम बी, और ये जो है इक्वेशन 2 इज बेसिकली डायग्राम सी। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सिमिलरली हम और एक चीज प्रूव कर सकते हैं, और वो है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव तो प्रूव हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रूव कर देते हैं। फिर आई गो टू नेक्स्ट पेज नाउ। तो हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये जो एसोसिएटिव है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब मंडे को देखेंगे, क्योंकि मुझे समराइज करना बाकी है आज का। तो आज हमने समरी में क्या किया, ओवरऑल आज हमने क्या क्या सीखा, ज़्यादा कुछ आगे नहीं गए हम, बिकॉज वी आर नॉट इन हरी। एनीवेज, आज हमने समराइज सिर्फ इतना ही किया है कि हम लोग दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं और जब दोनों वेक्टर का सेम डायरेक्शन होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर होता है, जो बेसिकली जिसका डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी बार। तो if two vectors are parallel then the resultant has the same direction and magnitude is simply a plus b. If two vectors are anti-parallel then r bar has the direction of bigger vector। तो डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर मतलब यहाँ पे a बार, और मैग्नीट्यूड आप लिखते हो मॉड ऑफ a माइनस बी। या तो मॉड नहीं लिखना होगा तो बड़े वेक्टर में से छोटा माइनस कर दो, फिर मॉड मत लिखो। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन a माइनस बी, खत्म। लेकिन आपने गलती से अगर b माइनस ए लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए फिर हम लोग मॉड लिखते हैं। तो दैट यू हैव टू टेक केयर। तो a माइनस बी और मॉड डाल ही दो, पॉजिटिव तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, राइट। इस केस में भी दोनों क्वांटिटीज सेम, दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते थे, राइट। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि हमारे जो दो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो उनका डायरेक्शन अलग होता है, जैसे कि इस डायग्राम में ए बार और बी बार, लेकिन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? यस। लेकिन ऐड करने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, मतलब हेड ऑफ ए, मतलब ये पॉइंट रेड में जो बताया मैंने वो, वहाँ से सेकेंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। बट इससे क्या हुआ,
इससे ये हुआ कि ये जो दो वेक्टर है ये इनकम्प्लीट ट्राइंगल के दो साइड हो गए. सो दीज टू वेक्टर्स are representing same physical quantities in magnitude and direction, two sides of incomplete triangle. तो रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब ऐसा नया वेक्टर जो सिंगल वेक्टर है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कहाँ पे खत्म होना चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. क्योंकि बाय डेफिनेशन रिजल्टेंट का डेफिनेशन ही वो है. क्या डेफिनेशन रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम नेट इफेक्ट एज दैट ऑफ बोथ वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर. सिंपल, राइट. तो क्या हम दो वेक्टर्स को जो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ऐड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, राइट. तो वो आ गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैंने वो ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट लिख के रखे हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट. हम लोग डिटेल्स में अभी जाएंगे नहीं, राइट. अगला क्वेश्चन रह गया कि आर बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा और आर बार का डायरेक्शन क्या होगा. ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एड्रेस करने वाले हैं, ये इस टॉपिक के लिए नहीं है. फिर हमने स्कूल में कुछ सुना है कम्यूटेटिव लॉ. क्या हम वो कम्यूटेटिव लॉ जो नंबर्स के लिए होता है क्या हम वेक्टर पे यूज कर सकते हैं? मतलब मेरे पास दो वेक्टर है पी बार एंड क्यू बार, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क पड़ता है क्या कि मैं पी बार में क्यू बार ऐड करूं या फिर क्यू बार में पी बार ऐड करूं? कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने पी बार लिया, जहाँ पी बार खत्म हो रहा है वहाँ पे क्यू बार स्टार्ट हो रहा है, ओ ए बी. तो मुझे इसका रिजल्टेंट मिल गया ओ से लेके बी तक, विच इज कॉल्ड एज आर बार पी बार प्लस क्यू बार, राइट. ओके. अब मैं क्या कर सकता था, मैं क्यू बार को मूव कर सकता हूँ, क्योंकि हम वेक्टर को मूव कर सकते हैं जब तक हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे. अभी क्यू बार जो पहले ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था अभी वही क्यू बार ओ से स्टार्ट हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है, और जो पी बार ओ से ए तक था अब वो सी से स्टार्ट होके बी तक जाएगा, राइट. तो जब अब मैं क्यू बार में पी बार ऐड करूंगा तो मुझे नया वेक्टर मिलेगा जो ओ से स्टार्ट होगा और बी पे खत्म होगा. पहले केस में भी तो ये हो रहा था. फिर जब आप पी में क्यू बार ऐड कर रहे थे तभी भी तो वो ओ से स्टार्ट होके बी पे खत्म हो रहा था, उसको हमने आर बार नाम दिया था. सेकंड केस में आप क्यू बार में पी बार ऐड कर रहे हो तो भी वही हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है. मतलब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है. इसका मतलब क्या, वेक्टर्स को ऐड करते वक्त ऑर्डर हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है. सिंपल, मैं पी में क्यू ऐड करूँ या क्यू में पी ऐड करूँ एक ही है, सेम थिंग. सिर्फ पी एंड क्यू दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है पी बार का मैग्नीट्यूड हो 10, क्यू बार का हो 20. हो सकता है पी बार का डायरेक्शन हो आई कैप, क्यू बार का हो जे कैप, हो सकता है. बट ऐसा नहीं चलेगा कि पी bar is displacement and q bar is velocity. It cannot work. Okay, so I think it's sufficient for today. We'll stop now.